नमस्कार। बहुत अच्छा कहा गया है, डांस इज एन इको ऑफ म्यूजिक। बहुत शानदार है। डांस इज एन इको ऑफ म्यूजिक एंड म्यूजिक इज पोएट्री ऑफ सॉन्ग। ये दो वाक्य जो है, ये दो वाक्य परिपूर्ण है कि डांस क्या होता है, नृत्य क्या होता है, नृत्य करने से क्या होता है और नृत्य न करने से क्या होता है। उसे इको कहा गया है, वो भी म्यूजिक का इको, संगीत का इको। मतलब संगीत आवश्यक है, संगीत नहीं है तो नृत्य भी नहीं है। संगीत और नृत्य दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए बोल होते हैं। बोल में कुछ थीम होती है, जो बोल बोले जाते हैं उसमें कुछ कैरेक्टर होता है, कुछ प्रसंग होता है, और जो बोल बोले जाते हैं उसी को प्रस्तुत किया जाता है अपने शरीर के माध्यम से। एक नृत्यकार उसे अपने शरीर के माध्यम से प्रस्तुत करता है। जो भाव उसमें कहे गए हैं, जो भाव उसमें बोले गए हैं, जो बोल है, जिसमें जो कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स को सामने लाने की कोशिश फिर कोई भी डांसर रंगमंच के ऊपर करता है। इसलिए उसे इको कहा गया एंड म्यूजिक इज पोएट्री ऑफ साउंड कहा गया। वो सिर्फ साउंड नहीं है, वो एक रिदमिक साउंड। जब रिदमिक साउंड प्रस्तुत होता है तो ही संगीत निर्माण होता है, म्यूजिक निर्माण होता है। दोनों का संबंध है। और ड्रामा इज एन एक्शन कहा गया। रंगमंच के ऊपर जो कृति होती है वो ड्रामा होता है। तो डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक तीनों का अपना एक संबंध है। ये संबंध जानने की कोशिश हमने करनी चाहिए। तीनों को परफॉर्मिंग आर्ट्स कहा गया है। इन्हें मराठी में या हिंदी में प्रायोगिक कला ऐसा कहा जाता है। जहां एक और प्रायोगिक कला है, वहीं दूसरी ओर विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स में पेंटिंग और स्कल्पचर, ऐसी दो शाखाएं आती हैं। पेंटिंग में शब्द नहीं होते, नाटक में शब्द होते हैं, डांस में कम शब्द होते हैं, और संगीत में तो शब्द ही नहीं होते। नॉन वर्बल आर्ट कहा गया। तो शब्दों का खेल जहां एक और ड्रामा में है, वहां कम शब्द का खेल डांस में है, और बिल्कुल भी शब्द नहीं है ऐसा संगीत है। तीनों कलाओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। चूंकि नाटक में बहुत सारे शब्द होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, संवाद होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, सिचुएशंस होती है, प्रसंग होते हैं, घटनाएं होती है। इन सारी घटनाओं को पेश करना पड़ता है रंगमंच के ऊपर। एक एक्टर उसे पेश करता है, लेकिन उसके साथ में उसका जो बेस होता है वो नाटक की एक स्क्रिप्ट होती है। वैसे डांस का जो बेस होता है उसके बोल होते हैं। इसका मतलब वो ये होता है कि किसी भी कला में दो कंडीशंस रहेगी। एक को इसेंशियल कंडीशन कहा गया है और दूसरे को सफिशिएंट कंडीशन कहा गया है। जैसे कि मैं यदि नाटक की बात करूंगा तो नाटक में एक इसेंशियल कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि नाटक की स्क्रिप्ट रहना चाहिए, नाटक लिखा हुआ होना चाहिए, नाटक की एक संहिता रहनी चाहिए। जो नाटक लिखा जाता है, जो नाटक हमें दिया जाता है, उसके पीछे उसकी एक कॉन्सेप्ट होती है, एक संकल्पना होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यदि कुछ होती होगी किसी भी कला में, तो वो उसकी संकल्पना होती है, वो उसकी एसेंशियल कंडीशन होती है। लेकिन सिर्फ संकल्पना हो से कुछ नहीं होता। मेरे पास में बहुत अच्छी संकल्पना है, मैंने बहुत अच्छा नाटक लिखा है, लेकिन नाटक का प्रत्यक्ष परफॉर्मेंस यदि मैं स्टेज पर नहीं करता हूं तो नाटक सिद्ध नहीं होता। नाटक की संहिता का जो सिद्धता होती है वो रंगमंच पर होती है। यदि नाटक की कॉन्सेप्ट उसका व्हाट पार्ट है, तो नाटक का परफॉर्मेंस रंगमंच में जो होता है वो उसका हाउ पार्ट है। इसलिए कला में दो पार्ट रहेंगे, एक व्हाट पार्ट रहेगा जिसमें कॉन्सेप्ट रहेगी, और दूसरा हाउ पार्ट रहेगा जिसमें परफॉर्मेंस रहेगा। दोनों का अपना अपना महत्व है। इसलिए कॉन्सेप्ट यदि एसेंशियल कंडीशन है तो किसी भी कला का परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज ये उसकी सफिशिएंट कंडीशन है। जैसा कि आप लोग 8th 9th 10th में पढ़े हो पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन में हमको मालूम है उसमें दो कंडीशंस होती है, दैट दे शुड बी इन द सेम प्लेन एंड दैट दे शुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों कंडीशन जहां पे सेटिस्फाई होती है उसी को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। वैसे भी कला में होता है, उसकी एक एसेंशियल कंडीशन होती है, इसलिए उसको कॉन्सेप्ट रहनी चाहिए, स्टोरी रहनी चाहिए, टेक्स्ट रहनी चाहिए,
और उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए स्टेज पे। यदि उसका परफॉर्मेंस स्टेज पर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग, तो पेंटिंग का परफॉर्मेंस ही कैनवास पर होता है, कैनवास ही पेंटिंग का रंगमंच होता है। तो परफॉर्मेंस तो होगा और परफॉर्मेंस देखा जाएगा, परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा। इसलिए परफॉर्मर को हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो मुझे करना है रंगमंच के ऊपर आज, वो मुझे बड़े सावधानी से करना है, सोच समझ कर करना है। और सोच समझ कर ही करना है ऐसा नहीं, इसलिए मुझको बहुत सारी रिहर्सल भी करनी पड़ेगी। जब मैं बहुत सारी रिहर्सल करूंगा, इसलिए जो आपके गुरु होते हैं वो गुरु आपसे रिहर्सल करवाते हैं, बहुत दिनों तक रिहर्सल करवाते हैं। वो सिर्फ आपको नृत्य का टेक्निकल पार्टी पढ़ाते ऐसा नहीं है, तो अभिनय भी पढ़ाते हैं। दोनों बातें इंपॉर्टेंट होती है, और दोनों बातें करनी पड़ती है। आपका जो नृत्य गुरु होता है वो आपको ये सब बताता है, इसका अपना एक जो सौंदर्य होता है वो भी आपको बताता है। नृत्य गुरु आपको ये बताता है कि नृत्य मैंने क्यों करना चाहिए, मैंने डांस क्यों करना चाहिए, क्या होता है डांस से, क्या मेरी पर्सनैलिटी में फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है। क्या मेरी सोच में फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। क्या मेरे दुनिया की ओर देखने का दृष्टिकोण बदलता है? बहुत बदलता है। मैं हमेशा अवेयर रहता हूं, बहुत अच्छी बात है। कला करते समय, कला में जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरी तरह से, तो हमारा मेडिटेशन अपने आप हो जाता है। मेडिटेशन होता है, ख्याल में रखिए, कला के माध्यम से हमारा मेडिटेशन होता है। जब कोई चित्रकार चित्र करते रहता है तो उसका ध्यान दूसरी ओर नहीं रहता है, उसका ध्यान सिर्फ कैनवास और उसने जो कलर्स मारे हुए और जो ब्रश उसके पास में होता है उसी की ओर ध्यान होता है। दूसरा कोई भी विचार उसके मन में उस समय आता नहीं है। एंड थॉटलेसनेस की अवस्था यानी मेडिटेशन, जहां कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है, पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है, ऐसी जो अवस्था होती है, इसे अवस्था को मेडिटेशन कहते हैं। तो ऐसी अवस्था हम जब नृत्य करते हैं, या हम ड्रामा करते हैं रंगमंच के ऊपर, या हम पेंटिंग करते हैं, या हम स्कल्पचर करते हैं, शिल्प करते रहते हैं, ऐसी अवस्था हमारी आती है। और कोई भी डांस फॉर्म हो, चाहे वो ईस्टर्न हो, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो क्लासिकल डांस फॉर्म हो, चाहे वो लोक नृत्य हो, किसी भी प्रकार का यदि नृत्य है, तो कहीं भी देख लीजिए आप, ऐसे समय जब कलाकार काम करते थे रंगमंच के ऊपर, उस समय पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व रहता है, और पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है, इसलिए उसको दूसरी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, वो करते रहता है। एक शक्ति होती है रंगमंच के ऊपर में, एक एनर्जी, उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे डायनेमिक मेडिटेशन भी कहा जाता है। इस प्रकार से जो ऊर्जा हमें रंगमंच के ऊपर मिलती है, इस ऊर्जा के कारण हम बहुत कुछ कर जाते हैं। हम रोज की रिहर्सल करते हैं, रोज हमको मालूम रहता है कि हमको ये करना है, लेकिन कभी कभी रंगमंच के ऊपर ऐसा हो जाता है, सहज उत्स्फूर्तता से, इम्प्रोवाइजेशन उसे कहा जाता है, इम्प्रोवाइज तरीके से ऐसा कुछ हो जाता है कि उसको हमको खुद को लगता है कि आज मैंने बहुत शानदार काम किया। खुद कोई कलाकार जब रंगमंच के ऊपर काम करता है तो उसको उस समय बहुत बार ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, आज मैंने बहुत शानदार अभिनय किया। अंदर से एक आवाज आती है, अंदर से हमको लगता है कि नहीं, आज जो मेरा काम हुआ है बहुत शानदार हुआ है। ये कब होता है? जब हमारी बॉडी, हमारा माइंड, इसमें कहीं तक हार्मोनी एस्टॅब्लिश होती है, सामंजस्यपणा असं त्याला म्हणतात। जेव्हा सामंजस्य प्रस्थापित होतं आमच्या वागण्यामध्ये, आमच्या बोलण्यामध्ये, आमच्या शरीरामध्ये, आमच्या बॉडीमध्ये, आमच्या मनामध्ये आणि आमच्या बुद्धीमध्ये, या सगळ्यांची माइंड बॉडी यांची जेव्हा रिलेशनशिप एस्टॅब्लिश होते, तेव्हा रंगमंचावरती अत्यंत चांगल्या प्रकारचा आपला जो अनुभव आहे तो आपल्याला मिळतो। आता हा अनुभव तुम्हाला तुमचे गुरु देतात आहे, म्हणून गुरूंना आपण सगळ्यात पहिल्यांदा प्रणाम केला पाहिजे, त्यांच्याकरता टाळ्या वाजवल्या पाहिजे। ते आपल्याला रंगमंच उपलब्ध करून देतात, आपल्यामध्ये जे पोटेन्शियल्स आहेत ते पोटेन्शियल बाहेर काढण्याचं काम गुरु करतो। अव्यक्त गोष्टी असतात पुष्कळशा, ज्या व्यक्त झालेल्या नसतात त्या प्रकट करण्याचं कार्य गुरु करत असतो। गुरु आपल्याला सांगत असतो की तुझ्यामध्ये काय चांगलं आहे, तुझ्यामध्ये काय वाईट आहे, आणि तुझ्यामध्ये जे वाईट आहे ते दुरुस्त कसं करायचं, याचे सोल्युशन सुद्धा गुरु आपल्याला देत असतो। तर जर का एवढ्या गोष्टी जर का गुरु आपल्याला देत असेल, आणि जर का नृत्य किंवा नाट्य किंवा ऍक्टिंग किंवा कुठलीही कला करताना जर का आपल्याला इतक्या गोष्टी मिळत असतील, तर आपण या माध्यमाचा उपयोग का नाही करावा? आपली स्वतःची जर का पर्सनॅलिटी जरी बदलत असेल, आपलं स्वतःचं जर का आत्मिक उन्नयन होत असेल, आत्मिक उन्नयन होतं, लक्षात घ्या, ते नुसतं करण्याकरता नाही आहे, नुसती म्हणजे बॉडी चांगल्या करण्याकरता नाही आहे। आपल्याला काय बलवान नाही मिळत, पण आपली बॉडी आपल्या कायद्यात राहिली पाहिजे, आपल्या कंट्रोलमध्ये राहिली पाहिजे, याच्याकरता आपण सगळे रिहर्सल्स वगैरे करतो। आणि हे करत असताना साहजिकपणे आपला दृष्टिकोन बदलत जातो,
आपण बदलत जातो आणि आपल्याला त्याच्यामध्ये अधिक आनंद यायला लागतो. हे सगळं मिळावं आणि सगळ्यांना सगळं करता यावं आणि सगळ्यांनी कुठेतरी एकत्रित यावं याच्याकरता म्हणून नृत्य परिषदेची स्थापना झाली असं मला वाटतं. म्हणजे सांगण्यावरून तरी मला असं वाटतं. इंडिव्हिज्युअली वेगवेगळ्या स्तरावरती वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये सगळेच लोक काम करतात आहे. आणि माझा जो अनुभव आहे नागपुरातला खास करून मी सांगू शकतो. नागपुरामध्ये अनेक नृत्य गुरु असे आहेत की ज्यांचे क्लासेस चालतात आणि अत्यंत चांगल्या प्रकारे चालतात आणि चांगल्या प्रकारे ते शिकवतात. त्याच्यामधून जे मुलं बाहेर निघतात आहेत ते त्यांचं एक स्टँडर्ड त्यांनी मेंटेन केलेलं आहे. मात्र हे सगळं इंडिव्हिज्युअली वेगवेगळ्या ठिकाणी होत आहे. या सगळ्यांना एकत्र आणण्याचं काम अतिशय महत्वाचं असं काम नृत्य परिषद जर का करणार असेल तर माझ्या शुभेच्छा आहेत. आणि फक्त नागपूर करता नाही, विदर्भ करताच नाही, महाराष्ट्र करता नाही, संपूर्ण भारतामध्ये जर का अशी एक गोष्ट घडून आली तर तुम्ही इमॅजिन करा किती चांगलं चित्र निर्माण होईल. संपूर्ण भारतातले सगळ्या ग्रुपचे लोक, नृत्य ग्रुप असून तर सगळे काम करणारे विद्यार्थी जर का एकत्र एका रंगमंचावरती कुठेतरी येणार असतील भविष्यामध्ये तर ही किती चांगली गोष्ट होईल. कुठेतरी एक युनिटी एस्टॅब्लिश होईल. डान्स हे माध्यम हे किती सशक्त आहे, नृत्य हे माध्यम किती सशक्त आहे आणि नृत्य काय किमया करू शकतं अशा प्रकारचं आपण लोकांना दाखवू शकतो. कारण खूप प्रकार आहेत. आता तर नवीन नवीन प्रकार आलेले आहेत. वेस्टर्न डान्स स्टाईलमध्ये कितीतरी प्रकार आले आहेत आणि सगळे पॉप्युलर आहेत आणि सगळ्या फॉर्म शिकावसे वाटतात त्या यंग जनरेशनला. तर एकीकडे क्लासिकल आणि दुसरीकडे हे सगळे जे वेस्टर्न आलेले आहेत ते पण आहेत. त्याच्यामध्ये काही क्लासिकल फॉर्म्स आहेत. या सगळ्या नवीन गोष्टी आपल्याला जर का शिकायला मिळणार असतील एकाच प्लॅटफॉर्मवरती तर आपण त्याचा फायदा का नाही घेतला पाहिजे. म्हणून मित्रहो, हे अतिशय चांगल्या प्रकारचं असं एक कार्य याचा शुभारंभ झालेला आहे असं मला वाटतं आणि याचा आपण सगळ्यांनी फायदा घेतला पाहिजे. तनमन धनाने याच्यामध्ये काम केलं पाहिजे आणि याच्या माध्यमातून आपली स्वतःची सुद्धा प्रगती कशी होईल याचा आपण सगळ्यांनी विचार केला पाहिजे. थँक्यू व्हेरी मच.